वालेकुम स्टूडेंट्स, हम किंगडम मोनेरा या प्रोकैरियोटी को स्टार्ट किया था। हम उसके आज नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। हमने बैक्टीरियल एनवेलप का टॉपिक पढ़ लिया था। अब उसके बाद उसके मेन कंपोनेंट्स पे आ जाएं तो इसके अंदर जो आपको सेल वॉल के नीचे मेन कंपोनेंट नज़र आता है दैट इज़ कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर जो फर्स्ट लिविंग पार्ट समझ लें मौजूद है दैट इज़ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की कॉम्पोजिशन वैसी ही है जैसे नॉर्मल एनिमल सेल की कॉम्पोजिशन होती है। ये वही लिपिड्स और प्रोटीन से बनी होती है, थिन है, फ्लेक्सिबल है और साइटोप्लाज्म को मुकम्मल इसने घेरा होता है। बैक्टीरियल सेल के अंदर यानी बैक्टीरिया के अंदर साइटोप्लाज्म के गिर्द सेल मेम्ब्रेन है, देन उसके ऊपर सेल वॉल मौजूद होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बहुत सेंसिटिव है, नाजुक सी है, और अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बैक्टीरियल सेल की डैमेज हो जाए तो सेल मर सकता है, बैक्टीरिया जो है वो उसकी डेथ हो जाती है। इसके अंदर नॉर्मल तो लिपिड्स और प्रोटीन का स्ट्रक्चर मौजूद है, लेकिन बाकी यूकैरियोटिक सेल के अंदर कुछ कोलेस्ट्रॉल्स के मॉलिक्यूल्स और स्टीरोल्स भी अटैच होते हैं सेल मेम्ब्रेन के साथ। बैक्टीरियल सेल में ये चीज़ें मौजूद नहीं होती। फंक्शंस पे आ जाएं तो सेल मेम्ब्रेन का मेन रोल वही है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल है। लिपोप्रोटीन्स को, न्यूट्रिएंट्स को, शुगर्स, इलेक्ट्रॉन्स को सेल के अंदर और बाहर आने जाने को, ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करती है। एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट, साइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, जो आपने फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन पढ़े थे सारे उसी तरीके से करती है। दूसरा इसका मेन रोल है कि इसके अंदर एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। जैसे हमारे अंदर जो रेस्पिरेशन है या एनर्जी एटीपी की सिंथेसिस होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है यूकैरियोटिक सेल के अंदर। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर चूँकि माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद नहीं होता तो उसकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर वो सारे एंजाइम मौजूद हैं जो उसको एटीपी बनाने में, रेस्पिरेटरी ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन के, या ग्लाइकोलिसिस हो गया या बाकी प्रोसेस जो है सिंथेसिस ऑफ एटीपी, वो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। नेक्स्ट आ जाएं तो साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म अगर बैक्टीरिया का देखें तो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स कहलाता है। अब साइटोप्लाज्म के अंदर बेटा बैक्टीरियल सेल के अंदर कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल मौजूद नहीं होता, यानी सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है वो साइटोप्लाज्म है और सेंटर में उसका क्रोमोसोम पड़ा है जिसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं या क्रोमेटिन बॉडी कहा जाता है। तो साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोइड और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान मौजूद होता है, जेल लाइक होता है और इसके अंदर स्मॉल ग्रेन्यूल्स मूव कर रहे होते हैं। जो भी पार्टिकल्स उसके अंदर, मेम्ब्रेन बाउंडेड कोई ऑर्गेनेल नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीज़ें एब्सेंट होती हैं। और जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं सेल के अंदर, जितना लिविंग मैटर है उस सारे को प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन से लेके साइटोप्लाज्म और उसके अंदर जितनी क्रोमोसोम्स हैं या बाकी कोई राइबोसोम्स वगैरह हैं तो वो सारे उस सेल का प्रोटोप्लास्ट कहलाते हैं। तो साइटोप्लाज्म इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ प्रोटोप्लास्ट। इसके अलावा इसके अंदर आपको जो चीज़ नज़र आएगी साइटोप्लाज्म के अंदर, उसमें क्रोमेटिन मटेरियल यानी क्रोमोसोम पड़ा होगा, राइबोसोम्स हैं, मीजोसोम्स हैं, ग्रेन्यूल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में मौजूद होती हैं। नेक्स्ट आ जाए तो उसका जेनेटिक मटेरियल है जो कि न्यूक्लियस के अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस के अंदर बाउंड होते हैं। यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर है, न्यूक्लियस नहीं है, नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। तो बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए है वो ऐसे ही एक क्रोमोसोम, सिंगल क्रोमोसोम है और ऐसे ही क्लम्प की फॉर्म में सेंटर में पड़ा होता है। उस रीजन को जहाँ ये मौजूद है उसको न्यूक्लियोइड कहा जाता है। समटाइम्स इसको न्यूक्लियर बॉडी भी बोलते हैं, क्रोमेटिन बॉडी भी बोलते हैं या न्यूक्लियर रीजन भी बोला जाता है। बैक्टीरिया के पास दे हैव ओनली वन डबल स्ट्रैंडेड क्रोमोसोम, सर्कुलर क्रोमोसोम होता है। जैसे आप एक लंबा धागा लें, डबल करें उसको और उसके दोनों सिरे आपस में गिरा लगा के उसका सर्कल बना लें। ठीक है, एक थ्रेड लेके उसको फोल्ड करें डबल और उसके दोनों सिरे फिर आपस में एक दूसरे के साथ बांध दें तो एक डबल धागे का एक रिंग बन जाता है। अब आप उसको एक जगह पे इकट्ठा करके क्लम्प बना के रखते हैं। तो सेम एक सिंगल क्रोमोसोम है सर्कुलर, लेकिन वो फोल्ड हुआ हुआ सेंटर में पड़ा है, सिंगल क्रोमोसोम। सो दैट्स वाई ऑल बैक्टीरिया आर हैप्लॉइड। एक ही क्रोमोसोम है, हैप्लॉइड है, सर्कुलर क्रोमोसोम है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ठीक है, तो ये सारा इसका न्यूक्लियोइड या न्यूक्लियर रीजन जो है उसके अंदर एक ही क्रोमोसोम मौजूद होता है।
अगर लेंथ वाइज देखें तो इकोलाई के अंदर जो सिंगल क्रोमोसोम है वो तकरीबन 14,000 नैनोमीटर इसकी लेंथ है। नेक्स्ट जो आपको बैक्टीरियल सेल में स्ट्रक्चर्स नज़र आती हैं, दीज आर कॉल्ड प्लाज्मिड। अब ये अगर एक बैक्टीरियल सेल है, ये इसका क्रोमोसोम डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर फोल्ड हुआ पड़ा है। समटाइम्स कुछ बैक्टीरिया के पास क्रोमोसोम के अलावा भी डीएनए के छोटे छोटे रिंग्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, एक्स्ट्रा मीन आउटसाइड द क्रोमोसोम, द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्मॉल सर्कुलर पीस ऑफ डीएनए, दे आर कॉल्ड प्लाज्मिड्स। सारे बैक्टीरिया में नहीं होते, जिनमें होते हैं उनको प्लस कहते हैं, प्लस स्ट्रेन, और जिनमें नहीं होते उनको माइनस स्ट्रेन बोला जाता है। तो बैक्टीरिया के पास समटाइम्स दे हैव स्मॉल पीस ऑफ डीएनए अदर देन देयर क्रोमोसोम दैट आर कॉल्ड प्लाज्मिड्स। ये रिंग की फॉर्म में होते हैं, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इनके पास भी जीन्स होंगे, चूँकि ये भी डीएनए का पीस है तो इसके अंदर भी जीन्स होते हैं, लेकिन ये जीन्स उसके सेल के किसी मेटाबॉलिज्म या फंक्शन को कंट्रोल नहीं करते, उसके लिए ये क्रोमोसोम काफ़ी है। फिर इसके पास कौन से जीन्स हैं? इसके पास रेजिस्टेंस पैदा करने वाले, जो हम दवाई खाते हैं और बैक्टीरिया पे असर नहीं होता, तो वो इन जीन्स की वजह से, यानी जिनके पास प्लाज्मिड होता है वो ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं। इनके पास ड्रग रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं, हैवी मेटल रेजिस्टेंस जीन्स होते हैं, इवन इंसेक्ट और डिजीज़ रेजिस्टेंट जीन्स भी इनके अंदर मौजूद होते हैं। तो ये वेक्टर्स जो हैं हम आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ डिज़ायर्ड जीन फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। आप अपनी मर्ज़ी का जीन ग्रो करवाना चाहते हैं, उसके लिए हम बैक्टीरियल प्लाज्मिड को आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं मॉडर्न जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर अगर आप ह्यूमन जीन्स क्लोन करवाना चाहते हैं तो बैक्टीरियल सेल के इस प्लाज्मिड के अंदर आप इंसुलिन बनाने वाला जीन डाल दें, तो यहाँ आपको बैक्टीरियल सेल में ह्यूमन इंसुलिन मिलना शुरू हो जाएगी। तो प्लाज्मिड्स आर नाउ वाइडली यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स। नेक्स्ट आ जाएं तो बैक्टीरियल सेल के अंदर आपको राइबोसोम्स और मीजोसोम्स भी मिलेंगे। राइबोसोम्स स्मॉल ग्रेन्यूल्स हैं, आपने पढ़ा हुआ है, 2 सब यूनिट्स होते हैं इसके, स्मॉलर एंड लार्जर, और ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। अब इनके राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो है नहीं, तो बैक्टीरियल सेल के अंदर राइबोसोम्स डिस्पर्स होते हैं या सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं। तो वो राइबोसोम्स जो सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं, दे आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। बैक्टीरियल राइबोसोम्स बेटा 70S के हैं, स्मॉलर देन यूकैरियोटिक राइबोसोम जो कि 80S के होते हैं। नेक्स्ट आ जाए मीजोसोम्स। मीजोसोम्स क्या हैं? सम टाइम जो सेल मेम्ब्रेन है, ये देखें, ये एक बैक्टीरियल सेल है, ये इसका आउटर कवर है, ठीक है, ये इसकी येलो वाली सेल वॉल है। देन ये जो रेड आपको नज़र आ रही है इनर, दैट इज़ सेल मेम्ब्रेन। सम टाइम सेल मेम्ब्रेन सेल के अंदर की तरफ धंस जाती है, इन्वेजिनेट कर जाती है। कोई चीज़ जब अंदर की तरफ मूव कर जाए तो इसको इन्वेजिनेट करना कहते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन समटाइम्स इन्वेजिनेट इनटू द सेल, साइटोप्लाज्म के अंदर नीचे की तरफ चली जाती है, और ये जो इन्वेजिनेटेड स्ट्रक्चर है, दिस इज़ कॉल्ड मीजोसोम। इसको क्या कहेंगे? मीजोसोम। मीजोसोम राउंड शेप में भी हो सकती है, लॉन्ग थ्रेड लाइक भी हो सकती है, और फ्लैप लाइक, पेज लाइक भी हो सकती है। इसकी शेप मुख्तलिफ बैक्टीरिया में डिफरेंट होती है, ठीक है। राउंड वेजिकल, छोटी सी थैली की शक्ल में, लंबी ट्यूब की शक्ल में, या एक चौड़े पेज की शक्ल में भी हो सकती है। यहाँ पे मीजोसोम्स जहाँ पे हो बेटा, यहाँ से डीएनए की रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। क्रोमोसोम जब इस बैक्टीरियल सेल ने डिवाइड करना होता है, 1 से 2 बनना होता है, तो डीएनए को अपने क्रोमोसोम की डबल रेप्लिकेशन करता है। रेप्लिकेशन हमेशा वहाँ से शुरू होगी जहाँ मीजोसोम मौजूद होगा, सेल यहीं से डिवाइड करेगा। इसके अलावा एंजाइम के लिए भी यहाँ पे मीजोसोम्स इन्वॉल्व हैं। एक्सोसेलुलर एंजाइम्स यहाँ बाहर से अंदर, अंदर से बाहर एक्सपोर्ट करने में रोल प्ले करता है। रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो मैंने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया में होना था, माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं, तो वो प्रोसेस भी यहीं पे रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म होता है, यानी ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस, जहाँ पे जितने एटीपी की सिंथेसिस होगी, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होगी, लैक्टिक एसिड बनेगा, वो यहीं पे सिंथेसाइज होगा मीजोसोम्स। तो ये मीजोसोम्स छोटा सा सेल मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन है,
और इसका फंक्शन भी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट आ जाएं तो आपको बैक्टीरियल सेल के अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स या स्टोरेज बॉडीज़ मिलती हैं। बेटा बैक्टीरियल सेल है, बहुत कुछ खाता पीता है, बनाता है, और लाइफ भी इसकी शॉर्ट सी है, 20 मिनट्स के बाद इसने डिवाइड करके 2 बना देने हैं। तो ये अपनी कुछ चीज़ें स्टोर कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल ग्रेन्यूल्स, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स की शक्ल में। इनको क्या कहते हैं? स्टोरेज ग्रेन्यूल्स कहा जाता है। ठीक है, इसके अंदर ग्लाइकोजन, सल्फ़र, फैट, फॉस्फेट वगैरह इसके अंदर स्टोर हो सकता है। समटाइम्स कोई वेस्ट मटेरियल है वो भी स्टोर होगा बाहर भेजने के लिए। ठीक है, तो ये अल्कोहल, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये इसके वेस्ट मटेरियल है। इनको ट्रांसपोर्ट बाहर करना है तो उसको भी छोटे से ग्रेन्यूल में कन्वर्ट करके तो बाहर एक्सपोर्ट कर देता है। नेक्स्ट आ जाए तो जो लास्ट आप टॉपिक देखेंगे, दे आर स्पोर्स एंड सिस्ट्स। अब क्या होता है कि बैक्टीरिया समटाइम जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है, यानी एक नॉर्मल टेम्परेचर है, वो सर्वाइव कर रहे हैं, 1 से 2 बनते जा रहे हैं हर 20 मिनट के बाद, लेकिन अचानक से एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, टेम्परेचर चेंज हो जाता है, पानी ख़त्म हो जाता है अगर वाटर में रहने वाले हैं, डेसिकेशन हो गई, टेम्परेचर एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ गया या बहुत ज़्यादा लाइट आ गई, ये चीज़ें बैक्टीरिया को किल करती हैं। हाई टेम्परेचर, लाइट, डेसिकेशन, पीएच चेंज कर देना, यानी एसिडिक है तो उसको, अगर एसिडिक में रह रहे हैं तो उसको बेसिक कर दें, बेसिक में रह रहे हैं तो एसिडिक कर दें, न्यूट्रल पे रह रहे हैं तो या जैसी एसिडिक या बेसिक होगी तो ये बैक्टीरिया मरना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, या फिर कोई मेडिसिन उनके ऊपर, जैसे हम डेटॉल का स्प्रे कर देते हैं या एंटीसेप्टिक इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उससे बैक्टीरिया डेथ होना शुरू हो जाती है। अगर एनवायरनमेंट में जिसमें बैक्टीरिया रह रहे हैं अचानक से इनमें से कोई चेंज आता है तो ये सर्वाइवल के लिए अपने अंदर रेजिस्टेंट बॉडीज़ बना लेते हैं। ठीक है, समटाइम्स बैक्टीरियल सेल या तो सेल के बाहर की तरफ बना लेता है या सेल के अंदर की तरफ बना लेता है। अगर वो बाहर रेजिस्टेंट बॉडी बना के निकाल रहा है, यानी सेल के आउटसाइड एक रेजिस्टेंट बॉडी बन गई जिसमें इसने अपना न्यूक्लियर मटेरियल शिफ्ट कर दिया कि अब भले मेरा सेल जो है डिस्ट्रॉय भी हो जाए तो मेरी रेजिस्टेंट फॉर्म बची रहेगी, इसको एक्सोस्पोर कहते हैं। और अगर विद इन द सेल वो अपना रेजिस्टेंट बॉडी बना ले और बाद में वो बाहर वाला सेल सारा डिस्ट्रॉय हो जाए, सिर्फ ये भी बच गया, तो ये सर्वाइव कर जाएगा। ये रेजिस्टेंट होते हैं, काफ़ी टफ होते हैं, ये इन सारी कंडीशन को विदस्टैंड कर जाते हैं। इनको स्पोर्स कहते हैं। आउटसाइड द बॉडी बनेंगे तो एक्सोस्पोर, विद इन द सेल बनेंगे तो एंडोस्पोर कहलाते हैं। ये अनफेवरेबल कंडीशंस को गुजार जाते हैं, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन वापस आती हैं ये दोबारा ग्रो करके बैक्टीरियल सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, सिमिलरली सिस्ट भी इसी तरह की चीज़ है। सिस्ट भी एक रेजिस्टेंट स्पोर लाइक स्ट्रक्चर है, डोरमेंट है यानी इनएक्टिव है, थिक वॉल्ड होता है, डेसिकेशन रेजिस्टेंट है यानी पानी की कमी में भी आराम से सर्वाइव कर जाता है। ठीक है, और जैसी फेवरेबल कंडीशन आती हैं दोबारा से ग्रो करके बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाता है। फ़र्क स्पोर और सिस्ट में ये है कि ये हीट रेजिस्टेंट है, ये हीट रेजिस्टेंट नहीं है, यानी ये गर्म करने से भी स्पोर ख़त्म नहीं होते, जबकि इनको गर्म करने से ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो बस माइनर सा फ़र्क है, वरना सिस्ट और स्पोर तकरीबन एक जैसे ही हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे आपको एक डिफरेंस भी मैंने बता दिया है, स्पोर एंड सिस्ट के दरमियान क्या डिफरेंस है। ठीक है, कि स्पोर एक ऐसी फॉर्म है बैक्टीरिया की जिसको डिस्ट्रॉय करना बहुत मुश्किल होता है। सिस्ट भी एक ऐसी फॉर्म है जो एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज होने पे बैक्टीरिया बना लेते हैं। ये रिप्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये अपनी जान बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये हवा के ज़रिए डिस्पर्स हो सकते हैं, यानी ये स्पोर्स हवा के झोंकों के ज़रिए इधर से उधर गिरते रहते हैं, चलते रहते हैं। ये जो है ये ग्रुप्स बना लेते हैं जिनको एंडोसिस्ट कहते हैं। ठीक है, और अनफेवरेबल कंडीशन में छुपे रहते हैं, जैसे ही साजगार माहौल आएगा ये बाहर निकल आते हैं। ये ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं, ये लेस रेजिस्टेंट होते हैं एनवायरमेंटल चेंजेस के। ठीक है, इनकी जो आउटर कवरिंग है जो इनको प्रोटेक्ट कर रही है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। इनके पास वाटरप्रूफ सेल वॉल मौजूद होती है। तो ये ब्रीफ डिफरेंसेस स्पोर्स एंड सिस्ट के दरमियान है। टुडेज़ लेक्चर बस आज इतना ही था, इसको याद करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट कल करेंगे।